हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी पंचायती राज पर 23वीं क्लास है। क्योंकि आपकी रेगुलर क्लासेज तो वैसे कंप्लीट थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे थे कि सर एक टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। ये टॉपिक था आपका कि जो विलेज पंचायत अधिकारी है, इसकी विभिन्न क्षेत्रों में भूमिकाएं थीं। एक तो था पंचायत सचिव के रूप में, एक था आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में, एक था ग्राम पंचायत के विकास के रूप में, या विकास कैसे किया जाए, और एक था जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में। चूंकि बाकी तो तीन आप पढ़ चुके हो, पंचायत सचिव की सारी चीज़ें अधिकार कर्तव्य दायित्व आपको पढ़ाए जा चुके हैं, तो जो इसके अधिकार कर्तव्य दायित्व होते हैं वही सारे पंचायत सचिव के रूप में जो वो कार्य करता है वो आ जाएंगे। विकास, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है तो वो क्या करेगा, सारी योजनाओं का लाभ दे देगा। जितने अस्पताल हैं, शिक्षा के लिए विद्यालय हैं, वो सब बनवाएगा। ग्रामीण जो वंचित है उनमें अवेयरनेस फैलाएगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। भ्रष्टाचार कम करेगा। आदर्श ग्राम पंचायत का मतलब क्या होता है कि झगड़े ना हो लोगों में फालतू के, शिक्षा में नामांतरण अच्छा सा हो, है ना, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वच्छता अच्छी हो, सफाई हो, विकास के काम हो, भ्रष्टाचार कम हो। तो इन सब में जो वो कार्य करता है वो भूमिका होती है। ये सब आपका जिसको बोलते हैं सैद्धांतिक रूप से सारी चीज़ें आप वैसे ही पढ़ चुके हो। सिर्फ एक टॉपिक ऐसा था जिसमें थोड़ा सा अलग अलग टाइप के टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन बना रहे हो जहाँ स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आ रही है। ये टॉपिक जानबूझ के ही आपका छोड़ा गया था। क्यों? एक तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया लगना चाहिए कि एक छोटा सा टॉपिक सबसे सिंपल है। आज की जब आप क्लास करोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना सिंपल था, सब कुछ जान जाओगे। जो आपका 1969 का पूरा अधिनियम है उसके मेन मेन प्रावधान आपके सामने होंगे। जो 2002 की नियमावली है उत्तर प्रदेश की, वो जान जाओगे। रजिस्ट्रार जानोगे, भारत का महापंजीयक जानोगे क्या होता है, मुख्य रजिस्ट्रार जानोगे, कैसे पंजीयन होता है, कितने दिनों में, अलग अलग टाइप के प्रपत्र जारी होते हैं, तो जन्म का कौन सा है, मृत्यु का कौन सा है, मृत जन्म का कौन सा है, वो सब चीज़ें अच्छे से अब समझ में आ जाएंगी, जो अलग अलग टेस्ट सीरीज में लोगों से हो नहीं रही थी, गलत हो रही थी। अच्छा, विडंबना देखो, इतने बड़े बड़े कोचिंग हैं, सारे लोग पढ़ा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे नहीं हुआ है तो कहीं से भी स्टूडेंटों के डाउट ही क्लियर नहीं हो रहे, क्वेश्चन उनके सही नहीं हो रहे। अब यहाँ से आपको इन क्लासेज का महत्व समझ में आ जाना चाहिए। अब जब आज की क्लास हो जाएगी तो हर व्यक्ति को लगने लगे बहुत होशियार है, सब कुछ आने लगा, वो अपने उसमें भूल जाएगा। उसे ये समझ में नहीं आता है कि जो चीज़ें यहाँ नहीं हुई हैं, तब क्या आपने वैसा एक ढांचा बनाया कि हर चीज़ आपसे हो जाए। वहाँ तक तो आपका क्या था कि जो चीज़ टेस्ट में आ गई, उन्होंने लिख दिया कि प्रपत्र संख्या 3 4 का किससे संबंधित है, तो उतना समझ में आ गया। क्या ओवरऑल एक आपका माइंड मैप बना था? ये नहीं बना था। ना कोई बनाता है, ना चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए हम टारगेट भी कर रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स सिलेक्शन हमारे ही यहाँ से, जो भी हम बेस्ट टारगेट करेंगे, जो भी एग्जाम को टारगेट करेंगे वहाँ हमारे यहाँ से होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? पंचायत सचिव की जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में भूमिका। अब पंचायत सचिव जो है आपका, वो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में कैसे भूमिका निभाएगा, ये जानने से पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि जो आपका जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम है 1969, उसमें किस किस का प्रावधान है। तो उसमें प्रावधान होगा, एक तो भारत का जो रजिस्ट्रार जनरल है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसका प्रावधान होगा। देन नीचे आ जाएगा मुख्य रजिस्ट्रार, इसको ऐसे ही लिख लो, चीफ रजिस्ट्रार, ये स्टेट के लेवल पे हेड होता है। फिर प्रावधान आ जाएगा जिला रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का। इसके नीचे होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। देन होता है आपका रजिस्ट्रार, जो मेन ग्राउंड स्तर पे जो काम करता है, जो सारी चीज़ें बनाता है, वो काम होता है इसका रजिस्ट्रार का। तो यूपी में या बहुत सारे राज्यों में क्या कर दिया गया कि पंचायत सचिव को रजिस्ट्रार की भूमिका दे दी गई। यूपी में तो पंचायत सचिव हो चाहे बीडीओ हो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो चाहे विलेज पंचायत ऑफिसर हो, इन दोनों को रजिस्ट्रार की भूमिका दी गई। जो प्राइमरी स्कूल का प्रधानाध्यापक है उसको भी दी गई, प्लस जो लेखपाल है, इन 4 लोगों को किसकी भूमिका दे दी गई है? रजिस्ट्रार की। इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चूंकि इनके बारे में कहीं जिक्र नहीं है कि पंचायत सचिव ये काम करेगा इस रूप में, अधिनियम में तो बिल्कुल जिक्र नहीं है। अधिनियम में जिक्र मिलेगा रजिस्ट्रार का। तो जो इसकी भूमिका होगी वो आप आगे समझोगे कि ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या जानेंगे? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 कब लागू हुआ? 69 में बन तो गया था, 1 जनवरी 1980 से लागू हुआ।
फिर इसमें अभी मोदी गवर्नमेंट ने संशोधन किया। संशोधन क्यों किया? क्योंकि ये गवर्नमेंट चाहती है कि इसको ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रमाण कराया जाए, सब लोगों को ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाए, ये गवर्नमेंट चाह रही। प्लस ये आपका बेस हो हर चीज़ के रूप में। अगर आपका जन्म हुआ, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है, तो आधार बनवाने में वो लग जाएगा। शिक्षा, जब स्कूल में आप प्रवेश लेने जाओगे वहाँ लग जाएगा। इसके बाद जब आप नौकरी लोगे वहाँ लग जाएगा, डीएल में, हर जगह आपका यही काम आए। प्लस किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो रजिस्टर हो जाए। तो इससे क्या होगा, एक तो पूरी जनसंख्या, अभी कब पता चलती है आपको? जनगणना जब होती है तब पता चलती है क्या चेंज आया। फिर गवर्नमेंट के पास पूरा डेटाबेस होगा कि कितनी जनसंख्या बढ़ गई, कितनी नहीं बढ़ी, क्योंकि अब हर चीज़ क्या ऑनलाइन आ रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसमें संशोधन किया। 11 अगस्त 2023 से संशोधन लागू हो चुके हैं, जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा। इसमें क्या क्या चेंजेज किए? तो चेंजेज अब गवर्नमेंट ने यही किए। पहला कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो राज्य अपने अपने जगह पे जन्म मृत्यु पंजीकरण का डेटा रखते हैं, अब उनके लिए अनिवार्य हो गया कि वो केंद्र का जो पोर्टल है ना, सीआरएस, सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इस पोर्टल पे ही पंजीकरण कराएं तो सीधी पूरी जानकारी केंद्र के पास जाए। एक और डाउट रहता है स्टूडेंटों के मन में कि ये केंद्र का विषय है कि राज्य का। देखो, ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची है तो केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र ने नियम बना दिया है तो राज्य का नियम क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे दोनों नियमों में कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां केंद्र का प्रभावी होता है। ठीक है, ये तो पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो जब केंद्र ने नियम बना दिया और राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया कि राज्य के जो मुख्य रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार आपका केंद्र पे होता है उसका नाम क्या होता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महापंजीयक। इसके नीचे जो होता है राज्यों का, तो राज्यों में होते हैं मुख्य रजिस्ट्रार, चीफ रजिस्ट्रार। तो जितने भी चीफ रजिस्ट्रार हैं वो इसके निर्देशानुसार काम करेंगे। इस अधिनियम में ये कर दिया गया। तो जो केंद्र से निर्देश मिलेंगे या जैसे बोलेंगे कि इस सिस्टम पे आपको, इस पोर्टल पे ये चीज़ करनी है, तो इनका दायित्व अब ये अनिवार्य हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब केंद्र के पास आ गई। तो इसमें क्या है? धारा 3। अब ये धाराएं याद नहीं करनी, क्योंकि आपके इसमें एक्ट की बात नहीं की गई है, तो ये धाराएं याद नहीं करनी। ये तो इसलिए दे दिया कि कई जगह क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट बहुत जगह भटकते हैं। भटकते हैं तो कहीं कुछ और दे दिया, कहीं कुछ और दे दिया, कोई बेस देते नहीं। तो यहाँ आपके पास एक बेस भी है कि इस बेस के आधार पर ये बात बोली जा रही, इसलिए ये धाराएं लिख दी जाती है। केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशन द्वारा भारत के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। ठीक है, तो ये राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना निकालेगी केंद्र सरकार, और फिर किसी भी व्यक्ति को जो योग्य हो उसे रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त कर सकती है। अब रजिस्ट्रार जनरल का कार्य क्या होगा? राज्य लेवल पे जितने भी मुख्य रजिस्ट्रार हैं, इनकी गतिविधियों का समन्वय एवं एकीकरण का कार्य करेंगे। पंजीकृत जन्म और मृत्यु का डेटाबेस बनवाएंगे। बनाना मीन्स ये बनवाते हैं। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देना, ये इनका काम होगा। इसी में एक धारा 3(4) है, 3 का उपखंड 4। उसमें क्या है? भारत के रजिस्ट्रार जनरल राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु का डेटाबेस बनाए रखेंगे। मुख्य रजिस्ट्रार तथा रजिस्ट्रार अपना डेटाबेस अनिवार्य रूप से किसके साथ साझा करेंगे? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से। तो मुख्य रजिस्ट्रार मैंने बताया राज्य का हेड होता है ये व्यक्ति, और रजिस्ट्रार सबसे निचले लेवल पे मुख्य व्यक्ति होता है जो कार्य करता है पंजीकरण का। ठीक है, अपना डेटाबेस अनिवार्य रूप से साझा करेंगे किससे? केंद्र सरकार से। जन्म मृत्यु पंजीकरण डेटा का उपयोग किन किन कार्यों में होगा या किया जा सकेगा? जनसंख्या रजिस्टर में, मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन पत्र का, पासपोर्ट, डीएल, संपत्ति का पंजीकरण, नामांतरण वगैरह कुछ भी कराना, यहाँ तक कि स्कूल में प्रवेश के लिए भी ये यूज होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब धारा 4 देख लेते हैं इसी अधिनियम की। यहाँ पे जिक्र है मुख्य रजिस्ट्रार का। तो सबसे पहले किसका था? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अब आ गए मुख्य रजिस्ट्रार। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए एक मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है। वह इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु राज्य में मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। तो राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा? मुख्य रजिस्ट्रार। अब देखते हैं धारा 4(5). इसी चौथी धारा का 5वां खंड क्या है?
मुख्य रजिस्ट्रार भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अनुमोदित पोर्टल, तो इन्होंने इस टाइम किस पोर्टल का अनुमोदन किया? CRS, सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम का। इसकी बात हो रही। इसके पहले ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल था यूपी में। इस पोर्टल पे ही क्या हो रहे थे? रजिस्ट्रेशन हो रहे थे जन्म मृत्यु के, लेकिन अब इसको 1 साल पहले बंद कर दिया गया, अब इसी पर ही होते हैं। ठीक, तो रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अनुमोदित पोर्टल का उपयोग करके जन्म मृत्यु को पंजीकृत करने तथा एकीकृत डेटाबेस बनाए रखने हेतु कदम उठाएगा। इस टॉपिक को इसलिए डिटेल में कराया जा रहा है कि स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे इसको लेके, तो हमने बोला था कि थोड़ा सा वेट कर लो, लास्ट में ये सारा टॉपिक करा दिया जाएगा। दूसरा, अब 2 अधिकारी के बारे में पढ़ चुके हैं, अब ये तीसरे नंबर का अधिकारी है जिला रजिस्ट्रार। राज्य सरकार प्रत्येक राजस्व जिले हेतु, तो जितने भी जिले हैं उनके लिए बात हो रही है कि राज्य सरकार क्या करेगी? प्रत्येक राजस्व जिले हेतु एक रजिस्ट्रार, ये रजिस्ट्रार किसके अंतर्गत काम करेगा? मुख्य रजिस्ट्रार के, जो कि मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशन में काम करेगा, तथा आवश्यक संख्या में अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार। अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जितने होंगे वो किसके नीचे काम करेंगे? जिला रजिस्ट्रार के। तो ये जो व्यक्ति निर्देश देगा उसके लिए काम करेंगे अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार। इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार करेगी। ठीक है, इनकी संख्या आवश्यकता अनुसार हो सकती है, कहीं पे 2 चाहिए 2 हो सकते हैं, कहीं 10 चाहिए 10 हो सकते हैं। अब आते हैं, अब टोटल 4 अधिकारियों की बात हो चुकी है। एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, अगला कौन सा हो गया? मुख्य रजिस्ट्रार, चीफ रजिस्ट्रार, फिर आपका जिला डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। अब ये है आखिरी कड़ी रजिस्ट्रार की। राज्य सरकार प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है। स्थानीय क्षेत्र क्या हो सकते हैं? या तो नगर पालिका हो सकती है, या पंचायत हो सकती है, जैसे जिला, ब्लॉक या ग्राम पंचायत, या स्थानीय प्राधिकरण और निचले दर्जे का प्राधिकरण हो सकता है। इनके लिए क्या कर सकती है राज्य सरकार? एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है। अगला क्लॉज और इम्पोर्टेंट है, देखो, राज्य सरकार किसी पंचायत नगर पालिका के कर्मचारी को, जो ऑलरेडी कर्मचारी है, ऑलरेडी सेवा में है, उसी को ही क्या रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है। और मेन चीज़ यही होता है आज की डेट में, अलग से कोई अधिकारी या अलग पोस्ट नहीं बनाई गई कि उसे केवल इस काम के लिए वेतन मिले। वो तो सबसे ऊपर वाले पे है कि जो आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसका मेन काम यही है, जो चीफ रजिस्ट्रार होगा उसका भी मेन काम होगा, लेकिन निचले लेवल पे आपके जो ऑलरेडी कर्मचारी हैं उनको ही रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकती है। रजिस्ट्रार के पास क्या होगा? रजिस्ट्रार के पास भी स्थानीय क्षेत्र में कर्मचारी होंगे, अगर इसको जरूरत पड़ती है तो अन्य कर्मचारी भी इसकी सहायता को होंगे। अब धारा 8 जानते हैं। व्यक्तियों को जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण कराना आवश्यक है, ये अनिवार्य हो गया है। आपका जब भी किसी व्यक्ति का घर में जन्म होता है 21 दिन के अंदर सूचना देनी होगी, या तो लिखित या मौखिक, किसको? रजिस्ट्रार को। फिर इसका पंजीकरण हो जाएगा। पंजीकरण जरूरी नहीं है कि आप नाम के साथ ही कराओ, नाम के बिना भी पंजीकरण हो सकता है, नाम के साथ। अगर नाम के बिना पंजीकरण हुआ है तो आप क्या करोगे? 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर नाम बताना होगा और उसका पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद भी नहीं होगा तो कुछ है, जुर्माने के साथ इधर जाओ उधर जाओ, वो सारी चीज़ें। प्लस अगर 21 दिन से आप लेट हो गए, 21 दिन के बाद पंजीकरण के लिए जाते हो, तो 21 से 30 दिन तक आप रजिस्ट्रार के पास ही जाओगे और 2 रुपये आपसे जुर्माना लगेगा, और रजिस्ट्रार ही क्या कर देगा? पंजीकरण कर देगा। लेकिन 30 दिन के बाद अगर आप जाते हो तो फिर रजिस्ट्रार के हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। 30 दिन से 1 वर्ष तक आपका जिला लेवल पे जिला पंचायत राज अधिकारी होता है, उसके पास जाना पड़ेगा, या फिर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, तो डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, वो करेगा। फिर अगर 1 वर्ष से बाद जा रहे हो तो फिर एसडीएम के पास ही उसकी अनुमति से आप पंजीकरण करा सकते हो। ये 3 चीज़ें हैं, फाइन भी है, आगे आएंगे ये सारी चीज़ें। अब जन्म मृत्यु पंजीकरण में देरी, धारा 13 है। रजिस्ट्रार को यदि जानकारी 21 दिन के बाद तथा 30 दिन के अंदर दी जाती है, क्योंकि 21 दिन तक तो सरकार ने आपको छूट दे रखी है कि जन्म के या मृत्यु के 21 दिन तक आप पंजीकरण करा सकते हो, इस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो 21 दिन के बाद और 30 दिन के अंदर अगर ये जानकारी दी जाती है तो विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण हो जाएगा, चाहे वो जन्म का हो चाहे मृत्यु। और विलंब शुल्क कितनी है? 2 रुपये।
यदि सूचना 30 दिन के बाद और 1 वर्ष के अंदर दी जाती है तो जिला रजिस्ट्रार की अनुमति तथा विलंब शुल्क के बाद ही पंजीकरण होगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्ट्रार है इसकी अनुमति या विलंब शुल्क, तो यूपी की जो नियमावली है उसमें जिला लेवल पे रजिस्ट्रार किसको बनाया गया है? डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। डीपीआरओ को ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाया गया है और जो सीएमओ होता है तो डिप्टी सीएमओ जो है उसे बनाया गया है शहरी क्षेत्र के लिए। अभी आएगा। अगर 1 वर्ष के पश्चात जानकारी दी जाती है तो जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या उप विभागीय मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम की अनुमति के पश्चात ही पंजीकरण होगा। ये 3 चीज़ें, और यहाँ पे शुल्क आपकी 10 रुपये लग जाएगी, बीच वाले में आपकी 5 रुपये शुल्क है जुर्माना। धारा 21 क्या बोलती है? जन्म तथा मृत्यु के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति, ये आपको देनी ही है। अगर रजिस्ट्रार आपसे आपके घर में जन्म या मृत्यु की जानकारी मांगता है तो ये अनिवार्य रूप से आपको देनी है। धारा 30 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि राज्य का ज़्यादा पावर है कि केंद्र का। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की मंजूरी से सारे काम राज्य सरकार करेगी, लेकिन मंजूरी किससे लेनी? केंद्र सरकार की। अधिसूचना द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु नियम बना सकेगी। ठीक है। अब जन्म मृत्यु का जो पंजीकरण सुविधा है वो भारत सरकार के किस पोर्टल पे है? सीआरएस पोर्टल पे। ऑनलाइन आवेदन करके जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी करने का जिम्मा किसको? पंचायत सचिवों को यूपी में दिया गया था, अभी भी है। अब सहायक जो है, पंचायत सहायक हैं, उनके लिए भी ऐसी बातें चल रही थी कि पंचायत सहायक भी ये रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, क्योंकि जो आपका पंचायत सचिव होता है उसको कई सारी पंचायतें दी जाती हैं तो वो पंचायत ऑफिस में हर टाइम नहीं रह सकता है ये, लेकिन पंचायत सहायक हर टाइम रहता है, तो इसको सूचक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, प्लस आगे चल के इसको ये कार्यभार भी दिया जाएगा। ऐसी बातें चल रही थी। ठीक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, अच्छा ये बीच में वो आ गया, और मैं बताता हूँ लेखपाल, इसके बाद जो प्रधानाध्यापक है, ये इनमें से सभी को रजिस्ट्रार बनाया जाता है या बनाया जा सकता है। तो इनमें से कोई भी रजिस्ट्रार हो सकता है और इनका कर्तव्य होगा कि इसका पंजीकरण करना। ठीक है। ये पेड बैच के बारे में जानकारी है। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी तैयारी को स्पीड अप हो जाए, एक बेस मिले, एक माहौल मिले जिससे वो डेली पढ़ते रहें, प्लस उनकी जो क्वेरी है वो भी सॉल्व होती रहे, तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चीज़ मिलेगी वो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आप रिवीजन प्रोग्राम के साथ साथ इन चीज़ों को सॉल्व करते रहो। सपोज करो एक टॉपिक है, आपने पढ़ लिया एक छोटा टॉपिक कि पंचायत की जो परंपरागत पंचायतें हैं या स्वतंत्रता के पूर्व की पंचायत व्यवस्था, उस पर 200 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो टॉपिक पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो इससे बेस्ट तैयारी हो नहीं सकती। ये हर टॉपिक पे 2-2 बार हो रही है। यहाँ पे सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी आपको पंचायती राज की, सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट ऑन पंचायती राज, आपके पहले से 15 टेस्ट खत्म हो चुके हैं, वो मिल जाएंगे सारे, विद मार्क्ड पीडीएफ भी मिल जाएगी। प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर भी मिल जाएंगे सारे, 13 टेस्ट यहाँ पे हुए हैं। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल क्लासेज मिल जाएंगी, उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। टास्क टाइम टू टाइम दिए जाते हैं जिससे कि आप परफॉर्म कर पाओ, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाओ और सुपर ग्रुप में आने का मौका मिले। रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है जिसमें आपकी क्वेरी वगैरह, डाउट वगैरह सॉल्व होते रहते हैं। प्लस न्यू टेस्ट आपके शुरू हो चुके हैं 14 तारीख से, 14 जनवरी से। हर अल्टरनेट डे पे टेस्ट होते हैं पंचायती राज के, तो फिर से 12 टेस्ट होंगे, ये भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। फीस 299 है। ये नंबर है, इस नंबर पर पे करना है, ये नेम देख लेना और इसके बाद स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भेज देना। ठीक है। आगे चलते हैं। तो लेखपाल या प्राइमरी स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं, इनको जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए क्या रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब आते हैं, यहाँ पे आपका केंद्र वाला सिस्टम समाप्त हो चुका है। अब देखेंगे हम राज्य का कि उत्तर प्रदेश की खुद की नियमावली क्या है। तो उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 है। अधिसूचना कब निकली थी? 3 जनवरी 2003 को राज्यपाल द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई थी और केंद्र सरकार के अनुमोदन से, केंद्र सरकार की पूर्वानुमति मिली थी, उसके बाद ही ये जारी हुई। इसमें क्या है, एक मिनट,
ठीक है, इसमें विलंब शुल्क देख लेते हैं, ये बताई जा चुकी है वैसे, तो फिर से देख लीजिए कि 21 दिनों के पश्चात अगर आप क्या करते हो, पंजीकरण कराते हो, 30 दिनों के अंदर करा लेते हो तो 2 रुपये शुल्क, 30 दिनों के बाद कराते हो, 1 वर्ष के अंदर करा लेते हो तो 5 रुपये आपको जुर्माना लगेगा। और अपर जिला रजिस्ट्रार, कौन कौन है अपर जिला रजिस्ट्रार में? उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहता है या तो नगरीय क्षेत्र के लिए, या जिला पंचायत राज अधिकारी रहता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, इसके द्वारा ही पंजीकरण होगा। और 1 वर्ष के बाद अगर कराते हो तो 10 रुपये का भुगतान कराना पड़ेगा, और एसडीएम द्वारा ही रजिस्ट्रेशन होगा। किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन होगा? जन्म का या मृत्यु का, दोनों का। अब मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों अनिवार्य है? सपोज करो किसी ने बीमा ले रखा है, पेंशन मिल रही है, जमीन का नामांतरण है, तो जब तक उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होगा, ये चीज़ें उसकी जो भी अन्य लाभार्थी हैं परिवार के, उनको ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। तो हर एक चीज़ बहुत जरूरी हो गई आज की डेट में। यदि जन्म का पंजीकरण बिना नाम के हुआ, ठीक है, अगर जन्म के समय एक्चुअली लोग बाग नाम नहीं रख पाते हैं, तो आपने नाम नहीं बताया तो कोई बात नहीं, बिना नाम के हो जाएगा। तो 1 वर्ष के अंदर नाम का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रत्येक जन्म रजिस्टर, देखो रजिस्टर कौन कौन से होते हैं? जन्म का रजिस्टर होता है, मृत्यु का रजिस्टर होता है, एक होता है मृत जन्म। अगर अस्पताल में जन्म हुआ है और वो मृत व्यक्ति का जन्म ही मृत हुआ है, व्यक्ति क्या, वो छोटा शिशु है, तो मृत शिशु का जन्म हुआ है, तो इसका एक अलग रजिस्टर होता है। फिर इसी पे ही आपके प्रपत्र बनते हैं, जितने भी प्रपत्र हैं। तो जैसे जन्म प्रपत्र है, तो जन्म का एक नॉर्मल जन्म का प्रपत्र हो जाएगा, एक हो जाएगा दत्तक पुत्र, अगर आप गोद वगैरह ले रहे हो तो इसके जन्म का होगा, तो 2 प्रपत्र तो यही हो गए, 1 और 1 का। फिर मृत्यु का हो जाएगा 2, फिर मृत जन्म का हो जाएगा 3। फिर कुछ प्रपत्र होते हैं कि जो इससे व्यक्ति की मृत्यु हुई है संस्थागत अस्पताल में, तो संस्थागत मृत्यु का हो गया तो उसका कारण प्रपत्र होगा। अगर गैर संस्थागत हुई, अस्पताल के बाहर हुई मृत्यु, तो एक अगला प्रपत्र हो जाएगा क्या, कि गैर संस्थागत मृत्यु के कारण का प्रपत्र। और फिर होता है कुछ व्यक्ति जिनका कोई ना जन्म का रिकॉर्ड होता है ना मृत्यु का, तो जो रजिस्ट्रार होता है वो इनका डेटाबेस देखता है, कहीं डेटाबेस नहीं मिलता है, तो इनको क्या बोल देते हैं, अनुपलब्ध प्रपत्र। तो ये सारे प्रपत्र होते हैं, लास्ट में अभी डिटेल में बताए जाएंगे। पंजीकरण हेतु प्रपत्र, प्रपत्र संख्या 1। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन गलत हो रहे थे कि प्रपत्र संख्या क्या है, कैसे पता करें। प्रपत्र संख्या 1 जो होती है वो जन्म की सूचना देती है कि किसी व्यक्ति का अगर जन्म हुआ है तो वो व्यक्ति, उसके अभिभावक या कोई व्यक्ति सूचना दे सकता है। जब जो व्यक्ति सूचना देने जाएगा तो उसे अपना नाम, पता, आधार संख्या अगर है तो आधार संख्या, हस्ताक्षर, ये सब चीज़ें उसको बतानी पड़ेंगी, वहाँ उसके रजिस्टर में दर्ज होंगी। ठीक है। प्रपत्र संख्या 1 का, अगर कोई दत्तक बच्चा है, ये तो खुद का बच्चा है, अगर कोई दत्तक बच्चा है तो इसके जन्म का प्रपत्र भी बनवाना पड़ेगा, तो दत्तक बच्चे के जन्म सूचना प्रपत्र। फिर प्रपत्र संख्या 2 क्या है, मृत सूचना प्रपत्र। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो मृत्यु जो मैंने बताया 2 टाइप की है। अगर मृत शिशु जन्म हुआ है तो उसका अलग है, उसको इससे मैच मत करना है, और ये मृत्यु हुई है आपकी जन्म होने के बाद। प्रपत्र संख्या 3, मृत जन्म सूचना प्रपत्र। अगर किसी शिशु का जन्म मृत ही हुआ है तो उसका प्रपत्र है, वो प्रपत्र संख्या क्या है, 3। प्रपत्र संख्या 4 क्या है, मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र में से इसको आप हटा दोगे, जो मृत जन्म हुआ है यहाँ कारण नहीं चाहिए, तो इसमें ये शामिल नहीं है। इसमें 2 टाइप के हैं, रोगी होगा जिसकी मृत्यु अस्पताल में हुई है, तो उसके लिए प्रपत्र संख्या 4 चाहिए कि अस्पताल में रोगी की मृत्यु उपरांत एक कारण बताया जाता है। प्रपत्र संख्या 4 का किसके लिए है, मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र है जिसमें से मृत जन्म इंक्लूडेड नहीं है, और ये मृत्यु कहाँ, अस्पताल या संस्थागत, जितने भी गैर संस्थागत मृत्यु हैं वो इसमें क्या होती हैं, कैलकुलेट होती हैं। संस्थागत मतलब अस्पताल, संस्था कोई है वहाँ मृत्यु हुई, गैर संस्थागत मतलब अस्पताल के बाहर। एक फिर आखिरी जो आपके काम का प्रपत्र है वो है प्रपत्र संख्या 10। अगर जन्म या मृत्यु संबंधी घटना रजिस्ट्रीकृत नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन कभी हुआ ही नहीं है, तो नियम संख्या 13 के अनुसार प्रपत्र संख्या 10 में, तो प्रपत्र संख्या 10 में ये रजिस्टर होगी, उसका नाम क्या होगा, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, ये जारी किया जाएगा। प्रपत्र संख्या 11 क्या है, जन्म की मासिक सारांश रिपोर्ट। एक मासिक सारांश रिपोर्ट कौन बनाएगा, ये रजिस्ट्रार।
तो ये क्या आ जाएगा, प्रपत्र संख्या 11 में। ऐसे ही जन्म की है तो मृत्यु की भी मासिक सारांश रिपोर्ट बनेगी, वो भी रजिस्ट्रार बनाएगा। और तीसरी बनेगी मृत जन्म की मासिक सारांश रिपोर्ट, ये भी रजिस्ट्रार बनाएगा। तो ये हो जाएगा प्रपत्र संख्या 13। सारे प्रपत्र आ गए हैं आई थिंक, इससे बाहर अब नहीं पूछा जाएगा आपका। जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण संवर्ती सूची का विषय है, जो केंद्र तथा राज्य विधानमंडल, केंद्र का विधानमंडल कौन सा, संसद, दोनों को इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अब मैं आपको कुछ प्रपत्र दिखाई देता हूँ, यूपी के ही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होगा, थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। प्रपत्र संख्या 1 जन्म सूचना है। सूचना देने वाले का नाम, जन्म की तिथि, लिंग, नवजात शिशु का नाम यदि कोई हो, नाम अगर नहीं है अभी तो इसको खाली छोड़ दोगे। पिता का नाम, पिता का आधार नंबर अगर है तो ये मतलब ऑप्शनल है। माता का नाम, माता का आधार नंबर, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, माता पिता के स्थायी निवास का पता, जन्म का स्थान, सूचना दाता का नाम। अगर कोई माता पिता डायरेक्ट सूचना नहीं दे रहे, कोई और ना सूचना दे रहा है तो उससे ही ये सारी चीज़ें भराई जाएंगी, मतलब रिश्तेदार भी जाके दे सकता है। सूचना देने वाला द्वारा ये भरा जाएगा ये वाला कॉलम। ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता पिता का निवास हो, परिवार का धर्म, पिता का शैक्षिक स्तर, माता का शैक्षिक स्तर, पिता का व्यवसाय, माता का व्यवसाय। इसके बाद माता की विवाह के समय पूर्ण वर्षों में आयु, संतान के जन्म के समय माता की आयु, माता की संतान को मिलाकर जीवित संतानों की संख्या। ठीक है, बाकी ये संस्थागत प्रसव हुआ कि गैर संस्थागत हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें भरी जाती हैं। फिर रजिस्ट्रार अपनी ये सारी चीज़ें भरता है कि पंजीकरण की दिनांक क्या है, पंजीकरण संख्या क्या है, ग्राम कौन सा है, जिला कौन सा है, फिर नाम भरता है, तहसील, गांव, ये सब, ये सारी चीज़ें आपका पहला प्रपत्र हो गया। अगला प्रपत्र कौन सा है आपका, दत्तक बच्चे का जन्म सूचना प्रपत्र 1 का है। अगला प्रपत्र कौन सा हो गया, मृत्यु सूचना प्रपत्र, ये प्रपत्र संख्या 2 है, मृत्यु की सूचना दी जाती है तो इसका अलग प्रारूप हो गया। फिर अगला चलते हैं, तो प्रपत्र संख्या 3 मृत जन्म सूचना, वो शिशु जिनका जन्म मृत रूप में हुआ है, ठीक है, उसके बारे में। अगला चलते हैं, प्रपत्र संख्या 4 मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र, लेकिन क्या है, अस्पताल में रोगी, इसमें कौन से लोग शामिल नहीं हैं, मृत जन्म के लिए प्रयोग ना किया जाए। अगर मृत जन्म हुआ है तो वो आपका प्रपत्र संख्या 3 में ही आ जाएगा, तो वो यहाँ प्रयोग नहीं करना है। बाकी और जो रोगी हैं उनकी मृत्यु हुई है अस्पताल में तो उनके लिए है। आगे चलते हैं, प्रपत्र संख्या 4 का मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण पत्र है, लेकिन ये किस लिए, गैर संस्थागत मृत्यु के लिए है, मतलब अस्पताल वगैरह में अगर मृत्यु नहीं हुई है तो। ये है प्रपत्र, जो प्रमाण पत्र है जो रजिस्ट्रार आपको देगा, कार्यालय का पता, जन्म प्रमाण पत्र, आपका नाम वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें, पूरा उसका प्रारूप है, इसमें केवल नाम, तहसील, पता भरेगा और ये प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। ऐसे ही ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, ऐसे मिलता है, इसको देख लो। ये है आपका अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, जैसा मैंने बताया था कि अगर जन्म मृत्यु का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो लास्ट में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रारूप संख्या 11 जन्म की मासिक सारांश रिपोर्ट भरी जाती है इसमें। इसमें सब कुछ रहता है कि पंचायत कौन सी है, कौन सी नगर पंचायत है, क्या है क्या नहीं है, कितने जन्म हुए, कितनी मृत्यु हुई, क्या है क्या नहीं, सारी चीज़। ऐसी मृत्यु की मासिक सारांश रिपोर्ट होती है कि 1 वर्ष के पश्चात रजिस्टर की गई, 1 वर्ष के अंदर रजिस्टर की गई, शिशु मृत्यु कितनी है, मातृत्व मृत्यु कितनी है। फिर आपका आखिरी है मृत जन्म की मासिक सारांश रिपोर्ट। ये सारे प्रपत्र इसलिए दिखाए गए कि आपकी एक समझ बन जाए। बाकी अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं और आपको लग रहा है हेल्पफुल है तो बिल्कुल आप शेयर करो अपने आसपास मित्रों से, या जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, ये सबके पास ये चीज़ें पहुँचें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।